जय हिंद साथियों, आज हम भारत का शासन अधिनियम 1919 बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं सारे महत्वपूर्ण तथ्य इससे रिलेटेड। ठीक है, भारत का शासन अधिनियम 1919 आता कैसे है पहले उसे समझ लेते हैं। देखो, ये हम ब्रिटिश ताज के अधीन पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास, उसके अंतर्गत क्या है हमारा भारत का शासन अधिनियम 1919। ठीक है, इसको लाया क्यों जाता है वो समझ लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें नरम दल और गरम दल एक साथ आ गए थे। नरम दल और गरम दल एक साथ आ गए थे, जिसके अंतर्गत होता क्या है, वे एक साथ क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं क्योंकि 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा अलग हो जाती है, मुस्लिम लीग अलग हो जाती है 1916 में ही। ठीक है, 1916 में जब अलग हो जाते हैं नरम दल गरम दल एक हो जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ से भारत में दो राष्ट्र की जो है फूट पड़नी शुरू हो गई थी। मुस्लिमों को अपने हितों के लिए एक अलग राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान की मांग करनी थी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 1916 से स्टार्ट होती है, 16 से सुलह होती है, 16 में सुलह होती है। सुलह क्या होती है कि नरम दल और गरम दल एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 1907 में इनका साथ छूट गया था, 1907 में इनका एक दूसरे का साथ छूट गया था, जो सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये दोनों अधिवेशन ध्यान देंगे। फिर उसके बाद जब ऐसी स्थिति बन आती है तो 20 अगस्त 1917 को भारत का शासन अधिनियम की घोषणा कर दी जाती है। भारत के शासन अधिनियम की घोषणा कर दी जाती है और 1919 में यह पारित होता है और 1921 में इसको लागू कर दिया जाता है। 1921 में अब ध्यान देते हैं, देखो इससे रिलेटेड जितने फैक्ट है ना वो इस ट्रिक में। ट्रिक क्या हमारी, HCl से माँ प्रत्यक्ष प्राण मत दो, यानी कि माँ कह रही है, माँ को हम कह रहे हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उस HCl से प्रत्यक्ष प्राण मत दो, यानी कि हमारे सामने अपने प्राण मत त्यागो या मत दो। तो ट्रिक को आप एक बार ध्यान कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको सारी चीजों को डिटेल से समझाता जाता हूँ। देखो HCl, अब इसका पहला H पकड़ना है, हाई कमिश्नरी की नियुक्ति, यानी कि उच्च आयुक्त की नियुक्ति की गई थी। उच्च आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ऐसे ध्यान रहेगा, हाई कमिश्नरी की नियुक्ति। हाई कमिश्नरी की नियुक्ति इसलिए की गई क्योंकि जो वायसराय थे उनके पास काम ज्यादा हो गया था, तो इसलिए काम का बंटवारा करने के लिए हाई कमिश्नरी की नियुक्ति कर दी गई। उसके बाद सी का मतलब सेंट्रल लोक सेवा आयोग। ठीक है ना, जो हम UPSC करते हैं ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसके लिए सेंट्रल लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई थी, जो भर्ती करेगा किनकी, जो हमारे पदाधिकारी थे। पदाधिकारियों के लिए आज भी भर्ती होती है, UPSC चलता है हमारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ऐसे ही तब किसकी स्थापना की गई थी? सेंट्रल लोक सेवा आयोग 1926 में। समझ में आया यहाँ तक आपको? उसके बाद हमारा आता है एल का मतलब लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, एल से क्या ध्यान रखेंगे? लोक लेखा समिति, जिसकी स्थापना 1922 यानी कि 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 1922 में की गई और 1923 में इसने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। लोक लेखा समिति ये किसके लिए थी? 1919 भारत शासन अधिनियम में लाई गई थी। ठीक है, HCl की फुल फॉर्म ध्यान आ गई आपको, HCl क्लियर हो गया। अब से मतलब जान लेते हैं हम। ठीक है, से मतलब क्या है हमारा? S से है। S कितने पे आता है भाई? अल्फाबेट में 19 पे आता है, तो इसको 1919 ध्यान रखना है आपको S से। फिर नेक्स्ट है HCl से माँ यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है इस अधिनियम को। किसको? 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, माँ से ध्यान रखना है। ठीक है, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे और जबकि मॉन्टेग्यू भारत सचिव कौन होता है? भारत परिषद का अध्यक्ष सचिव बोला जाता था। तो माँ से क्या ध्यान रखेंगे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, फिर बात आती है प्रत्यक्ष की। भाई HCl से माँ प्रत्यक्ष प्राण मत दो, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत यानी कि उसका विस्तार किया गया। विस्तार कैसे किया गया? सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत द्वारा विस्तार कर दिया गया। यानी कि जो पृथक निर्वाचन था वो 1892 के भारत परिषद अधिनियम में शुरू हुआ था और उसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए उसका विस्तार करते हुए ये केवल किसके लिए था? मुस्लिमों के लिए, सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन 1892 में। लेकिन इसमें इसका विस्तार करते हुए
पृथक निर्वाचन सिद्धांत का विस्तार करते हुए सिखों के लिए भी, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्लेय भारतीयों के लिए, यूरोप के लिए, सबके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, प्रत्यक्ष से ध्यान रहेगा इसमें क्या क्या हुआ था। उसके बाद प्रत्यक्ष प्राण मत दो, प्रत्यक्ष प्राण यानी कि प्रांतों में द्विज शासन की व्यवस्था की गई, प्रांतों में द्विज शासन की व्यवस्था की गई, यानी कि प्रांतीय सरकार में बदलाव हुए। प्रांतीय सरकार किसको बोलते हैं भाई, प्रांतीय सरकार बोला जाता था हमारी जो गवर्नर होता था और गवर्नर की परिषद होती थी, उसको प्रांतीय सरकार बोला जाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है। अब प्रांतीय सरकार में यानी कि द्वैध शासन की व्यवस्था कैसे की जाती है, जो प्रांत के विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया गया, एक तो हस्तांतरित विषय कर दिया गया और एक आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय यानी कि गवर्नर का शासन होगा, लेकिन वो उन पर राज किसके द्वारा करेगा, उनके जो है कार्य को कैसे संभालेगा, निर्णय लेगा मंत्रियों की सहायता से। किनकी सहायता से, मंत्रियों की सहायता से। लेकिन जो आरक्षित रिजर्व सब्जेक्ट होंगे, विषय होंगे, उन पे गवर्नर शासन तो करेगा लेकिन कार्यपालिका परिषद की सहायता से करेगा, कार्यपालिका परिषद की सहायता से करेगा। तो इनमें कौन से थे, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो दो भाग हो गए ना, तो इसलिए दो भागों में बट गया। तो इसको क्या बोलते हैं हमने, द्विवेद शासन, द्वैध शासन व्यवस्था ऐसे हो गई थी। ठीक है ना, डायआर्की समझ में आया यहाँ तक। तो प्राण से ध्यान रखेंगे, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के भारत शासन अधिनियम में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा प्रत्यक्ष प्राण मत दो। मत से मतलब मताधिकार यानी कि मतदान का अधिकार। पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया, किसके अधिनियम के द्वारा, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया। मत का अधिकार, वोटिंग का अधिकार लोगों को सीमित संख्या में दिया गया था, किसके द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तो मत ध्यान रखेंगे, मताधिकार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दो। मत दो का मतलब द्विसदनीय व्यवस्था। जैसे आपने पढ़ा प्रांत में द्वैध शासन, तो ऐसे द्विसदनीय व्यवस्था की भी शुरुआत इसी अधिनियम द्वारा होती है। दो से द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि द्वैध शासन अब केंद्र में आ गया था, वो प्रांत में था, अभी किसमें, केंद्र में। भारत सरकार से संबंध किससे होता है, वायसराय, और जो उसकी परिषद होती है उसको भारत सरकार बोलते हैं। तो वायसराय की जो मुख्य परिषद थी, जो मेन काउंसिल थी, मुख्य परिषद थी, उसको कार्यपालिका घोषित कर दिया गया, कार्यपालिका घोषित कर दिया। जैसे हमारी कार्यपालिका यानी कि विधायिका क्या है, घोषित कर दिया। और द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत हो गई। तो पहला सदन यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था है ना, तो पहला सदन या निम्न सदन किसको बोला गया, केंद्रीय विधानसभा को, केंद्रीय विधानसभा को, जिसमें सदस्यों की संख्या 145 और एक कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। ठीक है ना, कार्यकाल कितना, 3 वर्ष निर्धारित किया गया, सदस्य 145 थे। तो पहला सदन निम्न सदन यानी कि लोकसभा होता है हमारा, तो ध्यान रहेगा। अब द्विसदनीय यानी कि द्वितीय सदन या उच्च सदन, वो क्या था हमारा, केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है ना, तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे इसमें, जो हमारा पहला सदन था ना, निम्न सदन लोकसभा, तो पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के, जो 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत बनी थी, विट्ठल भाई पटेल, जो 1925 में बने थे, विट्ठल भाई पटेल। तो द्विसदनीय, अब द्विसदन पे आ जाओ, यानी कि उस सदन केंद्रीय विधान परिषद कहलाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, राज्यसभा। इसमें संख्या कितनी थी, 60। राज्यसभा में सदस्य संख्या 60 और कार्यकाल 5 वर्ष का। तो उच्च सदन है तो 5 वर्ष थे, और निम्न सदन था तो 3 वर्ष थे। ठीक है ना, उसमें सदस्य 145 थे, तो इसमें कितने थे, 60। तो यहाँ तक ध्यान रहेगा आपको। उसके बाद इस अधिनियम में एक उद्देशिका बनाई गई, 47 यानी कि 47 धाराएं तथा 2 अनुसूचियां इसके अंतर्गत जोड़ी गई। ठीक है ना, कितनी, 2 अनुसूचियां। इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग बनाया गया, वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद, 10 वर्ष के बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था, किसको, लंदन में। ठीक है ना, ब्रिटिश क्राउन के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी कि ये नियम अधिनियम कैसे कार्य कर रहा है, 10 साल बाद कितना बदलाव हुआ है। उसके लिए देखो, एक कुछ साल पहले, 2 साल पहले एक साइमन कमीशन आयोग ले आते हैं। ठीक है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है ना, कौन सा नियम ले आते हैं, साइमन कमीशन आयोग। किसके लिए गठित किया गया था, 1919 के भारत शासन अधिनियम के लिए गठित किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम को क्या कहा, बिना सूरज का सवेरा। क्या कहा इसको, बिना सूरज का सवेरा कहा, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। देखो गंगाधर यानी कि गंगा के किनारे ही
सूरज का सवेरा होता है, तो क्या लिखेंगे, बाल गंगाधर ने क्या कहा इसको, बिना सूरज का सवेरा। आई होप ये आपको ट्रिक जरूर पसंद आई होगी, आपने अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। यदि आप न्यू व्यूवर हैं हमारे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली ट्रिक आपके पास पहुंचे। यदि आपको सच में ही हमारी ट्रिक पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद साथियों।